एजुकेशन और क्वालिटी के हवाले से बात करें तो नमल यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो सर फहरिस्त आता है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्वालिटी एजुकेशन पे काम कर रही है, स्टूडेंट को रिसर्च के मौके भी फराहम कर रही है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए स्टूडेंट को किस तरह से तैयार किया जाता है नमल यूनिवर्सिटी में, आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब ने। आप रीजनल डायरेक्टर हैं नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सलीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। और जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से, नमल का जो रोल है फैसलाबाद में स्पेसिफिकली बताइए कि किस तरह से स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाए। मैम सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने टाइम दिया कि मैं नमल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको और अपने नाज़रीन को तफसीलन बता सकूँ। नमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रही है। और ये एक रिकगनाइज इदारा है और फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसके आलमोस्ट 10 मुख्तलिफ कैंपस हैं और पूरे पाकिस्तान में इसके कैंपस इस्टेब्लिश हैं। और मेन हमारा कैंपस जो है इस्लामाबाद में है, जबकि पेशावर में एक हमारा कैंपस है, पिंडी में रावलपिंडी में कैंपस है, मीरपुर ख़ास में कैंपस है, लाहौर में हमारा कैंपस है, फिर फैसलाबाद रीजन में फैसलाबाद कैंपस है, मुल्तान में भी हमारा कैंपस है। उससे आनवर्ड चलें तो फिर हैदराबाद में नमल का कैंपस है, कोयटा में नमल का कैंपस है और इसी तरह कराची में भी नमल का कैंपस है। और ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके ये 10 कैंपस पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। नमल जब इस्टेब्लिश की गई थी बेसिकली इसका पर्पज़ यही था कि इंटरनेशनली लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा सके और पाकिस्तान के वो लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में जाके अपनी सर्विसेज अंजाम देते हैं उनको यहाँ पे लैंग्वेजेस के कोर्सेज कराए जाएँ, सर्टिफिकेट उनको दिया जाए ताकि वहाँ जाके उनके लिए आसानी हो। स्पेशली मैनेजमेंट गवर्नमेंट मैनेजमेंट सेक्टर के लोग और हमारे इवन आर्मी के लोग जो मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स के ऊपर इंटरनेशनली जाके उनकी पोस्टिंग्स होती हैं उनको कोर्सेज कराए जाते थे। बाद में द पैसेज ऑफ टाइम जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती गई तो ये नमल ने अपने प्रोग्राम इन्हांस किए और आज नमल फैसलाबाद कैंपस में आलमोस्ट 17 डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से BS लेवल पे भी हैं और हमारे MS लेवल पे भी हैं। MS में हम इवन MBA भी करा रहे हैं, MBA फाइनेंस में भी करा रहे हैं, अकाउंटिंग में भी करा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी करा रहे हैं। और सबसे बड़ी खूबी है नावल ये जो MBA कोर्सेज हैं ये इवनिंग में और वीकेंड पे करा रही है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। नॉर्मली वो लोग जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे होते हैं उनके पास वर्किंग आवर्स में टाइम नहीं होता, इसी तरह से हम ये प्रोग्राम सेकेंड टाइम और वीकेंड पे भी ऑफर कर रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग कि स्टूडेंट को डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से भी ऑफ़र दी जा रही हैं और इस तरह से BS प्रोग्राम के हवाले से मॉडर्न रिसर्च टेक्नोलॉजी के हवाले से बच्चों पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। और कम्युनिकेशन तो वैसे भी आजकल के दौर में एक टूल है, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आप अप टू डेट रहेंगे। आप UK जा रहे हैं, आप USA जा रहे हैं, तो आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो मैं समझती हूँ कि आप आज के दौर में कम्पीट कर सकते हैं। और नमल का इसमें बड़ा अहम रोल रहा है कि मॉडर्न लैंग्वेजेस को प्रमोट करने में, BS प्रोग्राम्स को प्रमोट करने में। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अक्सर स्टूडेंट्स आज के दौर के हवाले से बात करें, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हम देखते हैं कि एक से बढ़कर एक हमारे पास पर्सनैलिटी मौजूद है, शख्सियत मौजूद है, लेकिन हम उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। नमल यूनिवर्सिटी बच्चों को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए किस तरह से तैयार करती है? नमल यूनिवर्सिटी बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और अदर देन दैट इसका जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट वो आर्मी से GHQ में IGT&E ब्रांच उसको हेड करती है। वहाँ का ये एडवांटेज है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं या इवन मुख्तलिफ लोग वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, उन सब को लैंग्वेजेस कोर्सेस वो नमल यूनिवर्सिटी कराती है। और नमल के पास सर्टिफाइड जो है इंस्ट्रक्टर हैं ऑलरेडी वहाँ के एक्सपर्ट लोग हैं। मसलन हम चाइनीज़ लैंग्वेज में कोर्सेज करा रहे हैं, जर्मन में करा रहे हैं, कोरियंस में करा रहे हैं और इंग्लिश तो नो डाउट ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ का है। और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अगर लैंग्वेज की बेस पे देखी जाए तो नमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज के साथ जो उसकी रैंकिंग है। और इवन इंटरनेशनली भी नमल यूनिवर्सिटी लैंग्वेज की बेस के ऊपर फर्स्ट 250 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है।
सही है। और जब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पाकिस्तानी नमल का सर्टिफिकेट लेके या नमल का डिप्लोमा लेके जाता है तो उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, और उसकी बेस के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे क्लाइंट्स को मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जॉब मिल जाती है और वो इसको ऑथेंटिकेटेड पूरी सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट करते हैं। बिल्कुल, एक सर्टिफिकेशन होती है। आप नमल यूनिवर्सिटी का एक नाम है पाकिस्तान में भी, अगर आप नमल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं मॉडर्न लैंग्वेजेस में, वो फटावर चाइनीज़ है, कोरियन है, तो इट्स अ गुड जेस्चर कि हम आज के दौर में कम्युनिकेशन पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो के हवाले से बात करें, हमारे बच्चों के पास डिग्रीज होती हैं लेकिन स्किल नहीं होती है, और जॉब मार्केट में कोई भी चीज़ को गेन करने के लिए सबसे पहली स्किल जो देखी जाती है वो ये होता है कि स्टूडेंट या एम्प्लॉयर देखता है कि गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए जो पर्सन जिसे हायर किया जा रहा है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से नमल यूनिवर्सिटी किस तरह से रोल प्ले कर रही है? नमल यूनिवर्सिटी इनिशियली फैसलाबाद में 2006 में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। उस वक्त ये कैनाल रोड के ऊपर एक कैंपस पूरे का पूरा हायर किया गया था, लेकिन बाद में प्रोग्राम जो जो एक्सपैंड करते गए और स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ी तो नमल यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस शिफ्ट किया कैनाल रोड से जड़ावाला रोड के ऊपर सरगोदा वुमेन यूनिवर्सिटी का कैंपस था, वो पूरे का पूरा कैंपस हायर किया। और आजकल नमल जो है जड़ावाला रोड पे फैसलाबाद से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पे है और माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंपस है। और हमारे पास 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें मैनेजमेंट साइंसेज है, जिसमें सोशल साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा लैंग्वेजेस का पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें जो लैंग्वेजेस, कोरियन लैंग्वेजेस, जर्मन लैंग्वेजेस, अरबिक लैंग्वेजेस और इंग्लिश वगैरह। बिल्कुल इसी तरह से आज के अगर मॉडर्न तकाज़े के हवाले से बात करें तो कन्वेंशनल एजुकेशन का रोल हम बहुत पीछे दिखाई देता है। इसी तरह से अब जदीद तकाज़े आ गए हैं एजुकेशन के हवाले से, और नमल यूनिवर्सिटी किस तरह से उन तकाज़ों को पूरा उतरी है। इस पर भी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आज के दौर के हवाले से बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस काफ़ी ज़्यादा इन हो गई है, तो नमल यूनिवर्सिटी वो स्टूडेंट्स जो कि AI के मैदान में आना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटेशन है, अप टू डेट लैब्स मौजूद हैं, क्या वो तमाम तकाज़े जो कि हम पूरी दुनिया के हवाले से बात करते हैं वो पूरे कर रही है? गुड क्वेश्चन। ये हकीकत है आजकल नॉर्मल स्टूडेंट का ट्रेंड जो है वो कंप्यूटर साइंसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी तरफ बहुत बढ़ गया। अगर मैं इस साल के एडमिशन की बात करूं तो नमल यूनिवर्सिटी में मोर देन 60% स्टूडेंट जो हैं उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि फैसलाबाद कैंपस नमल यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त 6 कम्प्लीटली इक्विप्ड लैब हैं, जिसमें हर एक लैब में मोर देन 40-50 कंप्यूटर और सेटअप मौजूद हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को कंप्लीट प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। और ये वो चीज़ है जो प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी एक्सपर्टीज स्टूडेंट की होगी उतनी ही उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो ना सिर्फ वहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कवर कराया जा रहा है, बल्कि बहुत अच्छी लैब मौजूद है, और उन लैब के अंदर एयर कंडीशन इन्वायरमेंट है, और सारी प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ जो इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो तमाम प्रैक्टिकल वहाँ पे कराए जाते हैं। और स्टूडेंट को इवन इवनिंग में भी लैब अवेलेबल होती हैं, वो अपना प्रैक्टिकल खुद प्रैक्टिस करना चाहें तो उनको वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी मौजूद होता है, लैब भी अवेलेबल होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आज के दौर के हवाले से बात करें ना, एजुकेशन में हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसे हमने अपने बच्चे को एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है जो कि जदीद तकाज़ों को पूरे कर रही है, जो कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेडी कर रही है, तो ऐसे में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर कर रही होती हैं, हम प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं चीज़ों के साथ, ये तमाम तर चीज़ें एजुकेशन के मैदान में मैटर कर रही होती हैं। नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से फर्दर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक करके मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। एजुकेशन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। माशरे में हम देखते हैं कि सोशल इवल्स बड़ी तेज़ी से फैल रही होती हैं। अगर एजुकेशन रोल जो है वो अच्छे से अदा कर दिया जाए डिपार्टमेंट की जानिब से, तो हम देखेंगे कि हमारी सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन सकती है। हमारे बच्चों को राइट डायरेक्शन के हवाले से गाइड करना, ये हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी होती है। और नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि नमल यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है, लैंग्वेजेस को प्रमोट करने में नमल यूनिवर्सिटी का अहम किरदार अदा किया है। फर्दर भी नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच जहांगीर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। जहांगीर, हम बात कर रहे थे नमल यूनिवर्सिटी के हवाले से। एक ऐसा रोल अक्सर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह से नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से जब वो फ़ॉरेन जाते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नमल यूनिवर्सिटी के इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं? यकीनी तौर पर किसी भी शहर में जब किसी भी यूनिवर्सिटी का कैंपस बनता है तो उन शहरियों के लिए, बल्कि उसके गिरदोनवा के लिए एक ब्लेसिंग होता है। अब देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चे को लाहौर, इस्लामाबाद या दूर दराज नहीं भेज सकते, तो इस हवाले से जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ने फैसलाबाद में अपने कैंपस बनाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो फैसलाबादियों के लिए और बिलखुसूस वो नौजवान जो कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर जैसे हम जो फैसलाबाद की अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जीसी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वेमई यूनिवर्सिटी है, इसके साथ साथ जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर कैंपस बने हैं, जैसे नमल है, फास्ट है, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी फैसलाबाद बेस्ड है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए मैक्सिमम बच्चों के लिए। अब देखें, फैसलाबाद से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे लाहौर और इस्लामाबाद जाते हैं। बिल्कुल। रीज़न ये है कि हमारे पास माजी में इतनी ऑप्शंस नहीं थी। अब आज के दौर में अगर बात की जाए तो कदरे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी फैसलाबाद में काफ़ी अपने कैंपसेस दे चुके हैं, जैसे रिफा यूनिवर्सिटी है और सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे गवर्नमेंट का भी था कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। अब देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद एक बिग सिटी है और इस हवाले से यहाँ पर अब एजुकेशन की सहूलियात भी पहले से ज़्यादा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ना तो अपनी कोई यूनिवर्सिटी मौजूद है और ना वहाँ पर कैंपसेस मौजूद है। तो इस हवाले से अब देखें, फैसलाबाद डिवीज़न में भी सबसे ज़्यादा आपके पास फैसलाबाद में नो डाउट फैसिलिटीज़ हैं और ये इसका हक भी बनता है, क्योंकि बहुत रेवेन्यू देने वाला शहर है, बहुत बड़ी तादाद में आबादी यहाँ पर मौजूद है और इसकी एक एक तहसील कई अजला से बड़ी है। तो इसलिए फैसलाबाद के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं समझता हूँ सबके कैंपसेस होने चाहिए। जितनी भी लाहौर या इस्लामाबाद बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो सबके कैंपसेस यहाँ पर होने चाहिए ताकि बच्चों को मैक्सिमम ऑप्शंस अवेलेबल हों। अच्छा, इससे क्या होता है कि पेरेंट्स पर जो माली बोझ बनता है ना, वो हॉस्टल की मद में, अखराजात की मद में, वो भी कम हो जाता है। बिल्कुल। अब देखें, कंपैरेटिवली अगर आप इस्लामाबाद की बात करें और फैसलाबाद की बात करें तो आपके एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप बच्चे को नमल इस्लामाबाद में भेजेंगे और फैसलाबाद में पढ़ाएंगे तो आपका एक्सपेंस बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल। एक तो ये है कि आपको अपने शहर में इतनी बड़ी सहूलत मिल रही है और दूसरा ये कि क्वालिटी एजुकेशन जो कि पेरेंट्स का मेजर कंसर्न होता है, उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ जा रहा है। इससे बढ़कर क्या सहूलत? हाँ, इसी तरह कॉमसेट ने भी फैसलाबाद में एक अपना एफिलिएटेड इदारा दे दिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद चूँकि एक थर्ड पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी है, पंजाब की सेकंड लार्जेस्ट है, तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हर इदारे को जो कि कैपिटल में बैठा है, चाहे वो लाहौर हो या इस्लामाबाद, उनको फैसलाबाद में अपना कैंपस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आबादी जो है वो तकरीबन 1 करोड़ को फैसलाबाद की, चाहे वो आप बात करें डिवीज़न की या ज़िले की, तो 1 करोड़ को टच करने वाली है। तो इसलिए फैसलाबादियों का और नौजवानों का हक है कि यहाँ पर उन्हें विद इन डिस्ट्रिक्ट ही अपने तमाम सहूलियात मिले। तो इस हवाले से जो कैंपसेस यहाँ पर मौजूद है, मैं समझता हूँ वो ब्लेसिंग है फैसलाबाद। बिल्कुल। और फैसलाबाद एक बड़ा शहर है और यहाँ पर ना सिर्फ फैसलाबाद से लोग आते हैं एजुकेशन, बल्कि मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं आसपास के लोग, वो भी फैसलाबाद का रुख करते हैं एजुकेशन में। ऐसे में यहाँ पर अच्छे इदारे होना इस शहर के लिए बड़ी नेमत है और इस शहर की जो सराउंडिंग्स हैं उनके लिए भी बड़ी नेमत है। और जब अगर हम क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बात करें तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री के साथ लिंक किस तरह से होता है, क्योंकि स्टूडेंट को एट द एंड प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है नमल यूनिवर्सिटी में। मैं इसमें सर आपसे ये जानना चाहती हूँ सलीम साहब कि करियर बहुत मैटर करता है एक स्टूडेंट के लिए, और ऐसे में पेरेंट्स आजकल ऐसी यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हैं या ऐसे इदारे का इंतखाब करते हैं जिसका इंडस्ट्री के साथ लिंकेज जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। नमल इस चीज़ को किस तरह से देखती है, इसकी इंपॉर्टेंस को किस तरह से रियलाइज़ करती है और क्या रोल प्ले कर रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, कोई भी इदारा हो वो अपने कस्टमर के ऊपर बेस कर रहा होता है और स्टूडेंट जो है वो इंडस्ट्री के कस्टमर है और कस्टमर को वही अट्रैक्ट करेगा जिसके अंदर कोई आउटपुट देने की सलाहियत होगी। और स्टूडेंट जब तक प्रैक्टिकल चीज़ें और इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो नमल ने इस चीज़ को शुरू से रियलाइज़ किया और इन्होंने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ और इवन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ डिफरेंट MOU साइन किए। उन MOUs के मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़।
HEC की भी रिक्वायरमेंट है कि प्रोफेशनल डिग्री कोई भी है वो इंटर्नशिप के बगैर नहीं होती। तो इंटर्नशिप में हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि हमारे स्टूडेंट फैसलाबाद की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उसमें जाके अपनी इंटर्नशिप करें, और इंटर्नशिप के दौरान उनकी जो भी प्रोसेस वगैरह हैं उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें। और जब वो इंटर्नशिप स्टूडेंट करके आता है उस इंडस्ट्री के अंदर, फिर क्लास अटेंड करता है, तो उसकी सलाहियत पहले से बहुत बेहतर हो चुकी होती है, और वो अपने टीचर से जो कुछ चीज़ें उनकी ऐसी रह जाती हैं जो हम नहीं समझ आती, वो डिस्कस करते हैं, और उनका जवाब जब उनको मिलता है वो इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा कहने उनके लिए ज़्यादा सूदमंद है। ठीक है, तो नमल ने शुरू से इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जब से फैसलाबाद में बनी, और इन्होंने MOU साइन किए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के साथ भी, और कोई भी इदारा हो नमल के अलावा और भी, जब तक आप बेसिक चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे आप अपनी आउटपुट 100% शो नहीं कर सकते। ठीक है, और बेसिक चीज़ यही है कि इंडस्ट्री की बेसिक नीड को आइडेंटिफाई किया जाए, वो नीड क्या है। ठीक है, नीड को आइडेंटिफाई करके फिर अपना प्रोग्राम आप बनाएंगे, उसके हिसाब से उसको आप एग्जीक्यूट कराएंगे, तो इंशाल्लाह वो रिजल्ट आपके बहुत बेहतर होंगे। बिल्कुल इस तरह से डिग्री कंप्लीट होने के साथ साथ जो स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चैलेंज होता है डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये होता है कि जॉब किस तरह से सिक्योर करनी है, प्लेसमेंट किस तरह से करवानी है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है, वो इंस्टीट्यूट जहाँ से स्टूडेंट ने डिग्री हासिल की है। जहांगीर, इसमें मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। अगर हम ओवरऑल फैसलाबाद के हवाले से बात कर लें या पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात कर लें, स्टूडेंट को प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में कैसा रोल देख रहे हैं कि आया कहीं पर कोई कोताही है या ये लोग एक सही समत में जा रहे हैं? अच्छा, हमारे यहाँ हमेशा ही यूनिवर्सिटीज़ के आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये क्या कर रही हैं, कि और अक्सर लोग तो कहते हैं कि पढ़े लिखे बेरोज़गार पैदा करने की फैक्ट्रियाँ। ये वर्ड भी पिछले काफ़ी अरसे से ना सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को डिग्रियाँ देकर बाहर निकालती है, लेकिन एक तो बाहर जॉब उतनी है ही नहीं ऑप्शंस, और दूसरा ये एतराज़ होता है कि उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं होती जो उस जॉब के लिए मैंडेटरी है। अब देखिए, डिग्री है बच्चे के पास, इंटरव्यू में खुद को वो अपने आप को साबित नहीं कर पाता कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, आप मुझे जॉब दें। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने जॉब देनी है तो बगैर काम वो कैसे आपको जॉब देना। बिल्कुल। तो उसके लिए पहली सीढ़ी होती है इंटर्नशिप के नाम से। तो अक्सर बच्चे डिग्री लेने के बाद इंटर्नशिप करते हैं। मैं इसका बड़ा मुखालिफ हूँ कि 4 साल में बच्चे ने वो क्या नहीं सीखा, क्या नहीं पढ़ा, जो 2 माह की इंटर्नशिप में उसने सीख लिया कि उसको जॉब मिल गई। तो ये मैं समझता हूँ इस एंड पे यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि वो सोच विचार करें कि अपनी 4 साल के दौरान बच्चे को इतना स्किलफुल बना दें कि उसे इंटर्नशिप की ज़रूरत ना रहे। अब देखिए, वो इंटर्नशिप के 2 माह उसके 4 साल पे भारी पड़ जाते हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस अख्तियार कर जाते हैं उसकी नौकरी में। तो क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज़ उसको विद इन उसका टेन्योर ही उसको वो स्किल दे देते कि जिसमें वो डायरेक्टली अप्रोचेबल हो और स्किलफुल हो कि उसको फौरी पहले दिन से ही काम पे बिठा दिया जाए या वो काम करने के काबिल हो। तो हमारे यहाँ ये बहुत सारा इशू है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे बेरोज़गारी की तादाद पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें हर तरफ डिग्रियाँ हाथ में लिए हुए लड़के लड़कियाँ नज़र आते हैं, लेकिन उनके पास स्किल ना होने की वजह से जॉब नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि जॉब्स और प्लेसमेंट हर जगह पे मौजूद होती है, लेकिन कॉम्पिटेंट लोग नहीं मिलते। बिल्कुल। तो कॉम्पिटेंट लोग ना मिलने की वजह से बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिग्रियां हाथों में हैं बच्चों की और उनको जॉब नहीं मिलती। जाके बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ मैंने देखी हैं कि जो बाकायदा उनका प्लेसमेंट ब्यूरो जो है बड़ा एक्टिव होता है, स्टूडेंट के साथ बैठते हैं, पूछते हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आया आप अपना बिजनेस जो है इसे आगे लेकर जाना चाह रहे हो, आप जॉब करना चाहते हो, ताकि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की सोच मालूम हो सके कि वो चाहता क्या है, ताकि उसे फिर राइट डायरेक्शन में गाइड किया जाए। इसमें डॉक्टर सलीम साहब आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एक्सपर्टीज़ भी माशाल्लाह एजुकेशन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रही है। वाकई ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। नमल यूनिवर्सिटी में हमने इस चीज़ को जहन में रखते हुए एक पूरा प्लेसमेंट ऑफिस इस्टेब्लिश किया, और वहाँ पे जो सीनियर मोस्ट फैकल्टीज़ हैं डिपार्टमेंट के, उनकी हमने ड्यूटी असाइन की। 3 मेजर रोल उनका हमने असाइन किए। पहला तो ये कि वो क्लोज लेजान रखेंगे इंडस्ट्रीज़ के साथ, ठीक है, और वहाँ से उनकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करें कि स्टूडेंट जो कि BS लेवल का है या MS लेवल पे है, उसको हम क्या चीज़ ऐसी कराएं जो उनकी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो। तो पहला तो उनका लेजान का रोल है। दूसरा, स्टूडेंट जो होता है उसकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती इंडस्ट्री के साथ, उसको इन एनी केस दरमियान में कोई लिंक चाहिए जो उनको लिंक इस्टेब्लिश कर दे और वो स्टूडेंट अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका बेनिफिट इंडस्ट्री को सही पहुँचा सके। तो वो ऑफिस जो है वो लेजान का काम भी करता है स्टूडेंट के दरमियान और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। तीसरी चीज़ जो
स्टडी करें। और जो मैं सजेस्ट करूँगा, और मोस्टली HEC ने ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में लाजमी भी करार दी हुई है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स को एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है। उसके लिए बेसिक जो है ना, वो कहते हैं ना फिजिबिलिटी स्टडी होना मस्ट है कि रिक्वायरमेंट क्या है इंडस्ट्री की। नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, वो नेट से डाउनलोड किया मटेरियल, कोई रिक्वायरमेंट सामने देखी और उसका मटेरियल जो नेट पे अवेलेबल होता है वो लेके चीज़ बना कर, और वो इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। आप रिक्वायरमेंट को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करें इंडस्ट्री से, और वो वाले प्रोजेक्ट असाइन करें अपने स्टूडेंट्स को। उसके ऊपर स्टूडेंट जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा, उसके पास टाइम भी होता है, उसके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, उसके पास गाइडेंस भी होती हैं, यूनिवर्सिटी भी उसको सपोर्ट करती है, टीचर भी अवेलेबल होते हैं। और जब वो कोई फाइनल प्रोडक्ट ऐसी बना देता है जो किसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो, तो फिर इंडस्ट्री उस स्टूडेंट को फौरी तौर पे हायर कर लेती है। प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी भी फर्म में जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपसे ये लाजमी पूछा जाता है कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किस में था, और ऐसे में आपने कॉपी पेस्ट किया हो तो ये चीज़ आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक सवाल होती है। एजुकेशन के हवाले से फर्दर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी। हमने एक्सप्लोर किया कि इंडस्ट्री कनेक्शन जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के, वो कितने ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट की एक क्रेडिबिलिटी होती है। और आज के दौर में मैं ये समझती हूँ कि अगर हमारे यहाँ जॉब का फुकदान है, दूसरी अगर तस्वीर का रुख देखें तो हमारे स्टूडेंट्स भी अमली ज़िंदगी के लिए उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होते। इनटॉलरेंस होती है, या शायद हम हमेशा से ये सोचते हैं कि हमने छोटी पोजीशन से स्टार्ट नहीं करना है, हमने हमेशा से एक मैनेजरियल लेवल की पोस्ट जो है वो ज्वाइन करनी है। ये भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब मार्केट में उस तरह से अच्छा काम नहीं कर सकते। मैं ये सोचती हूँ कि आप अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, आप देखें कि आप किस फील्ड में अच्छा हो सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करें, फिर जाकर आप अपना प्रोफेशनल लाइफ में नाम बना सकते हैं। जहांगीर, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, स्किल्स के रोल के हवाले से तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करें, बिज़नेस के हवाले से बात करें, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी डिग्रीज तो इस फील्ड में होती हैं, लेकिन इंस्टेड दैट कि वो फिर भी इन फील्ड्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं रोल आई थिंक हमारी यूनिवर्सिटी का होता है कि वो प्रैक्टिकली उन्हें समझा नहीं पा रही होती, देख नहीं पा रही होती कि हमारे जो स्टूडेंट है उसकी नीड्स क्या हैं मार्केट में। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है ना किसी भी तालीमी इदारे की, मैं समझता हूँ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है कि हमारे यहाँ बच्चों को अंधाधुंध बच्चे ना एक डिग्री में दाखिला ले लेते हैं। जैसे आजकल कंप्यूटर का रुझान है ना, तो हर बच्चा कंप्यूटर साइंस में जाएगा। उसकी नेचर अपनी है नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो पब्लिक डीलिंग कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सोशल हो सकता है, नहीं हो सकता, वो पब्लिक डीलिंग कर सकता है, नहीं कर सकता, वो मार्केटिंग कर सकता है, नहीं कर सकता, वो अकेला बैठ के कंप्यूटर के साथ 4 घंटे गुजार सकता है, नहीं गुजार सकता। बहुत सारे एलिमेंट्स देखना पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जी, कंप्यूटर चल रहा है तो हर बच्चा कंप्यूटर में जाएगा। अब उससे क्या होता है नुकसान, कि बच्चा डिग्री कर लेता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो इंटर हो गया वो डिग्री लेके निकलेगा। बिल्कुल 99% चांस है, 1% चांस है अगर वो खुद इतना नाअहल हो कि ना उसकी अटेंडेंस पूरी हो, ना वो पेपर में अपीयर हो, इसी सूरत में वो फेल हो सकता है। अदरवाइज कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है कि वो पेपर भी दे और हाजिरी भी लगा रहा हो तो फेल हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि एनुअल सिस्टम में तो चांसेस थे फेल होने के, क्योंकि आपको नहीं पता आपका पेपर कौन बना रहा है, पेपर कौन चेक कर रहा है। सेमेस्टर सिस्टम में मुझे पता है, सर मुझे पढ़ा रहे हैं, सर ने पेपर बनाना है, सर ने चेक करना है, तो मुझे सर का पता चल जाना है और सर को मेरा पता चल जाना है। छोटा सा एक सिलेबस होता है, आपको पता होता है कि ये और साइकी पता चल जाती है ना, मुझे टीचर की साइकी पता चल जाती है कि टीचर को कौन सा जवाब चाहिए। अब देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम का एक ये ब्लंडर भी है कि हमें जवाब लिमिटेड कर दिए ना, कि इस सवाल का यही जवाब है, इससे आगे आपने सोचना नहीं है। अब ए फार कहें तो हर बंदे के माइंड में एप्पल ही आएगा, क्योंकि हमारी किताब ने एप्पल बताया है। तो थाउजेंड्स चीजें हो सकती हैं ए से, लेकिन एजुकेशन ने बता दिया कि ए से एप्पल है। तो हमारा एजुकेशन का जो सर्कल है ना, वो बड़ा लिमिटेड सा हो गया। हम उसी दायरे के अंदर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। डॉक्टर सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा नमल के रेफरेंस से थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। नमल में इस चीज़ को जहन में रखते हुए टीचर्स के पास 100% ये पावर नहीं है कि पेपर खुद बनाएगा और खुद ही मार्किंग करेगा। हमारे यहाँ एग्ज़ाम एक मिड टर्म होता है और एक फाइनल होता है।
मिड टर्म की हद तक हमने रखा हुआ है कि जो फैकल्टी पढ़ा रहा है और जो HOD इसका यहाँ पे है वो फैकल्टी पेपर बनाता है, HOD उसको अप्रूव करता है। लेकिन जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है हमारा मेन कैंपस इस्लामाबाद में है, यहाँ पे डीन भी है, रजिस्ट्रार भी है, रेक्टर भी बैठता है, तो फाइनल पेपर वहाँ से बनता है, डीन उसको अप्रूव करता है। यहाँ स्टूडेंट को, फैकल्टी को कुछ नहीं पता होता, और इवन मार्किंग यहाँ के फिर पेपर भी वहाँ जाते हैं, वो उसको भी वेट करते हैं। तो ये नमल की ख़ास खसूसियत है कि वो एग्ज़ाम के रेफरेंस में उन्होंने चीज़ अर्ली स्टेज के ऊपर फील की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो क्योंकि टीचर्स की भी स्टूडेंट जो है वो वेटिंग कर रहे होते हैं। आजकल HEC की रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट जो है वो ग्रेड करता है अपने टीचर्स को एट द एंड ऑफ द कोर्स। तो वो फैकल्टी उस पॉइंट ऑफ से देख रहा होता है कि मेरी कहीं रैंकिंग जो है वो डाउन ना हो जाए, मेरी जो परसेंटेज है वो स्टूडेंट डाउन ना कर दे, तो वो थोड़ा सा इन बिटवीन चल रहा होता है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, जिस तरह हमारे यहाँ नमल के अंदर है कि जी आपका फाइनल ईयर का पेपर मेन कैंपस से बन के आता है, वहीं से बैठ होता है, और इवन मार्किंग के बाद भी सिलेक्टेड पेपर जो है वहाँ जाते हैं चेकिंग के लिए, तो ये एक नमल का अपना एजाज़ है। दूसरी चीज़ जो वो जॉब की रेफरेंस से थी, मैं इस चीज़ को तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया बाहर जाने का, मैं US से भी गया, स्पेन भी गया, वहाँ ना बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिसर्च ग्रुप होते हैं। और रिसर्च ग्रुप क्या होता है, बेसिकली वो एक टॉपिक को लेते हैं, उस टॉपिक से स्टूडेंट के साथ रिसर्च शुरू कराई। अब स्टूडेंट का एक लिमिटेड पीरियड है, उसने 2 साल एक कैंपस में गुजारने हैं, और 2 साल में भी लास्ट 6 मंथ या 1 सेमेस्टर होता है जिसमें वो रिसर्च करता है, ठीक, उसके बाद वो पास आउट हो जाता है। अब 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर कोई भी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक प्रोफेसर एक अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल उसने ऑटोमोबाइल के किसी एक सिस्टम के ऊपर काम करना है, ठीक है, ब्रेक सिस्टम के ऊपर काम करना है, तो उस ब्रेक सिस्टम के अंदर वो रिसर्च कराएगा स्टूडेंट से। अब उस स्टूडेंट ने रिसर्च A से B तक चला गया, ठीक है, उसको डिग्री दे देंगे। नया स्टूडेंट आएगा वो B से स्टार्ट करेगा, वो C तक जाएगा, नया अगला सेमेस्टर आएगा फिर उससे ऑनवर्ड करेगा। इस तरह वो रिसर्च को लेके जाते हैं आगे, और इसी तरह वो नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और आगे जाते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो रिसर्च ग्रुप हैं स्पेसिफिक ग्रुप हों, एक फैकल्टी को कोई अपने इंटरेस्ट का, जिसमें उसका विदाउट इंटरेस्ट भी काम नहीं होता। सर ने बड़ी अच्छी बात की कि जब तक टीचर का इंटरेस्ट ना हो, स्टूडेंट का इंटरेस्ट ना हो, कोई रिसोर्सफुल आउटपुट आप नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह से, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ रिसर्च उस तरह से नहीं है। आप देखेंगे PhD लेवल्स के लोग जो हैं वो रिसर्च में अपना नाम नहीं बना पा रहे हैं। कंटिन्यूटी नहीं है ना, बस वो एक ग्रुप जो स्टूडेंट खत्म करके चला जाता है, नया ग्रुप आता है, वो नई जगह से रिसर्च शुरू कर रहा होता है, नया टॉपिक लेके शुरू कर रहा होता है। ये नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक आप एक रिसर्च ग्रुप को एक दे दें, दूसरे को दूसरा दे दें, तीसरा दे दें, और उसको कंटिन्यू करें। इस तरीके से रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से है। आज के दौर के हवाले से बात करें जहांगीर, अब तो कन्वेंशनल एजुकेशन उस तरह से रही नहीं, मॉडर्न एजुकेशन है, टर्मिनोलॉजीज़ बड़ी नई यूज़ हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही कि हम एजुकेशन की फील्ड में बहुत पीछे रह गए, नो डाउट हमारी एजुकेशन फील्ड में हम ग्रोथ देख रहे हैं, अच्छे इदारे देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें अगर दुनिया के साथ कम्पीट करना है, हमें मॉडर्न टेक्निक्स लेकर आनी पड़ेगी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हो, वो बिज़नेस डेवलपमेंट के हवाले से बात हो, इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात हो। तो इसके लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तानी रिसर्च में ना हम पढ़ते हैं कि कोई भी जब चेंज आती है उसको कुछ होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, एक तो इनोवेटर्स होते हैं ना, उसके बाद होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। तो हम बदकिस्मती से अर्ली अडॉप्टर नहीं हैं, हम लैगर्ड्स हैं जो बिल्कुल एंड पे जाके जब वो दुनिया में पिट जाती चीज़ें सारे उससे बेनिफिट उठा लेते हैं, हम लैगर्ड्स में आ जाते हैं उसके बाद। तो हमें चाहिए कि हम अर्ली अडॉप्टर्स में आए, कोई तब्दीली आए तो उसको फौरी अडॉप्ट करें और उसके फ़ायदे लें। बिल्कुल, जब पूरी दुनिया फ़ायदा उठा लेती है तब वो घिस पिट के हमारे पास पाकिस्तान में आ जाती हैं चीज़ें, तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तब तक दुनिया किसी और इनोवेशन में जाकर किसी और अर्ली अडॉप्टर में वो फेज़ में जा चुकी होती है। तो हमें थोड़ा सा इसमें 1 स्टेप अहेड आना होगा और थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना होगा, हमारी एजुकेशन को भी, हमारे स्टूडेंट्स को भी, हमारे टीचर्स को भी, और हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है उनको भी थोड़ा सा आगे आना होगा। क्योंकि दुनिया वो कहते हैं ना कि चांद पे चली गई है और अभी हम छोटे छोटे मसाइल में उलझे हुए हैं। तो हमारे यहाँ साइंस को एक वैसी एक ऐसा बनाया हुआ है ना हवा सा, कि एक तो बच्चे की ख्वाहिश हो ना हो, बच्चा पढ़ना चाहे ना चाहे, हमारे पेरेंट की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा साइंस ही पढ़े। अब कल ही मुझे एक रोल नंबर स्लिप आई सप्लियों की, एक बच्चे की, उसमें उसकी उर्दू की भी सप्ली है, इंग्लिश की भी सप्ली है, मैथ की भी सप्ली है, केमिस्ट्री की भी सप्ली है। तो बच्चा आपका साइंस नहीं पढ़ सकता तो अल्लाह के बंदे उसको आप साइंस ना पढ़ाएं, ज़बरदस्ती ना पढ़ाएं, उसको आर्ट्स में कर। देखिए, हमें अच्छे शायर भी चाहिए, अच्छे आर्टिस्ट भी चाहिए,
हमें फिलंथ्रोपिस्ट भी चाहिए, हमें सोशल साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें साइंटिस्ट कितने बना दिए आपने, साइंस पढ़ा के कितने साइंसदान आज बिल्कुल। तक और बनाए जहांगीर, ये हैं। जो साइंस और आर्ट्स के गेम में ना सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो एक स्टूडेंट होता है। उसकी तकनीकी स्किल्स जो हैं वो उसे सोसाइटी में कहीं ना कहीं पहुंचने नहीं देती, जिसमें हमारे पेरेंट्स भी उतना रिस्पॉन्सिबल है, हमारा टीचर भी उतना रिस्पॉन्सिबल है। करियर काउंसलिंग के जो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए वो अगर एक्टिवली काम नहीं कर रहे, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। फर्दर करियर काउंसलिंग के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं मार्केट में गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है। और आजकल अगर गोल्ड के हवाले से बात करें तो मैं अक्सर ख़बरों में देखती रहती हूँ कि आए रोज़ जो कीमत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आज की कीमत के हवाले से बात करें तो आज 1 तोला कीमत जो है वो गोल्ड की 4,02,500 रुपये में 1 तोला गोल्ड फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,45,084 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड फरोख्त किया जा रहा है। गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता था, लेकिन जिस तरह से गोल्ड की कीमत बढ़ रही है तो लोग अब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए, इसे ख़रीदते हुए 100 दफ़ा सोच रहे हैं, क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि ये कीमत शायद मज़ीद बढ़ जाए। करेंसी के रेट के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि करेंसी का रेट जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे कारोबारी तबका जो है, क्योंकि हमारी डॉलर में चल रही होती है तिजारत वगैरह भी, बिज़नेस में भी देखना होता है। तो अगर आज के हम रेट्स के हवाले से बात करें करेंसी के, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरो की। यूरो जो है इसकी बाइंग पावर 333.5 है और इसे 334.50 में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.3 जो है इसकी बाइंग पावर है और 76 में इसे सेल किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 70.1 में ख़रीदा जा रहा है और 78.1 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड जो है 378.5 में बाय किया जा रहा है और 383 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर जो कि मेजर करेंसी समझा जाता है 282.45 में बाय किया जा रहा है और 282.50 में फ़रोख्त किया जा रहा है। आज जो है वो यूके पाउंड का जो रेट है वो थोड़ा कम हुआ है और यूएस डॉलर जो है वो हम देख रहे हैं मुस्तहकम है। तो डॉलर और पाउंड जो है ये कीमतें तो वही हैं, लेकिन हाँ वो लोग जो कि गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ जा रहा है। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले एजुकेशन के हवाले से, नमल यूनिवर्सिटी किस तरह से स्टूडेंट्स को फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है। और अगर हम स्टूडेंट की सहूलियात के हवाले से बात करें, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, वो लोग जो कि तालीम हासिल करने के ख्वाब देखते हैं, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो सर डॉक्टर सलीम साहब, नमल यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बताइएगा। मैम, ये नमल यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट को मुख्तलिफ स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, जिसमें सबसे पहले तो है इनके परफॉर्मेंस बेस है। अगर कोई भी स्टूडेंट नमल में एडमिशन के बाद 80% अबव मार्क्स अचीव करता है तो उनको हम फ़ी में 50% कंसेशन दे देते हैं। उसके अलावा जो HEC के स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बैतुल माल में स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन जाती है, वहाँ पे उनको 100% रिबेट मिल जाता है फ़ी का भी, इवन अदर एक्सपेंसेस के ऊपर भी उनको जितनी अमाउंट यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है वहाँ से उनको मिल जाता है। उसके अलावा पंजाब बैतुल माल का भी स्कॉलरशिप है, वो भी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। और इवन कुछ स्टूडेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो उनके पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम फ़ीस इकट्ठी नहीं दे सकते तो हमें इंस्टॉलमेंट ऑफ़र कर दें, तो वो भी उनको हम ऑफ़र करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं परफॉर्मेंस बेस। अगर उसकी अटेंडेंस 75% से अबव है स्टूडेंट की और उसका CGPA जो है 3.5 इससे ऊपर जाता है तो हम उसको 100% सपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप की मद में भी और बाकी जो फिनंशियल ग्रांट्स है उसकी मद में भी। सही। इसके अलावा फ़ीस के अलावा दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो नमल जो है वो हॉस्टल अकोमोडेशन भी फ़ीमेल स्टूडेंट्स को वहाँ पे ऑफ़र कर रही है और इवन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अगर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट हो तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी हम उनको अरेंज करके देते हैं। ठीक है। हॉस्टल की फैसिलिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, उसकी इन एनी केस जो उनके मैसेज चार्जेस हैं और कोई नॉमिनल से चार्जेस हैं वो हमारे साथ एक ओनर्स हैं, उनसे हमने बिल्डिंग ली हुई है, तो वो उनने जो फ़ीस रखी हुई है वो स्टूडेंट को पे करनी पड़े, लेकिन वो बहुत नॉमिनल है।
बिल्कुल इसी तरह से अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें, एजुकेशन तमाम लोगों का राइट होना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन में नमल यूनिवर्सिटी अपनी एग्जांपल आप है और ऐसे में स्टूडेंट्स की जो चीज़ें हैं उसे उनके तकाज़ों को पूरा कर रही है। अकोमोडेशन के हवाले से हो, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात हो और आज के दौर के हवाले से कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, ये तमाम तर रिक्वायरमेंट जो हैं वो नमल यूनिवर्सिटी में फुलफिल हो रही हैं। जहांगीर, आप किस तरह से देखते हैं एक इदारा जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी जहाँ पर नहीं है, हॉस्टल के चार्जेस जहाँ पर मिनिमम हैं, तो इस तरह के इदारों की फैसलाबाद में कितनी ज़रूरत है? अच्छा, फैसलाबाद में नो डाउट ज़रूरत तो भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, बहुत ज़्यादा इदारों की है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप स्कूल से शुरू करें ना तो फैसलाबाद में तकरीबन 650 स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को मैट्रिक पढ़ने की फैसिलिटी है। अब उससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो साथ ही वो तादाद 600 650 से कम होकर सिर्फ 50 कॉलेज। फैसलाबाद में 600 स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ 50 कॉलेज, तो कितना बच्चा ड्रॉप आउट होता होगा आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हर साल तकरीबन 40 से 50 हज़ार फैसलाबाद डिवीज़न का बच्चा मैट्रिक के बाद आउट ऑफ स्कूल हो जाता है, वो स्टडी से बिल्कुल बाहर चला जाता है। अब स्कूल कॉलेज से आपने पढ़ लिया 50 कॉलेज फैसलाबाद में, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आए तो 7-8 यूनिवर्सिटीज़, तो समझ लें कि 50 कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऑप्शंस कितनी है, 7-8। तो हमें ऑप्शंस को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है कॉलेजेस की सतह पर भी, ताकि जो 40-50 हज़ार बच्चा हर साल आउट हो रहा है मैट्रिक के बाद वो भी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तादाद मज़ीद थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है कि अगर इसको कॉलेजेस मैं कहता हूँ कि 50 से आप 100 तक लेते हैं सही, तो 100 कॉलेजेस से पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर 7-8 इदारे होंगे तो वो नाकाफ़ी होंगे। तो इसलिए अभी कॉलेजेस भी मज़ीद बनाने की ज़रूरत है और इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की भी मज़ीद ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी भी देख लें अगर तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे या तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं या वो लाहौर इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं और या तो एक्सपेंस ना होने के बायस बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे लोग। तो अगर तो अपॉर्चुनिटीज़ करीब करीब होंगी तो एक्सपेंस कम होंगे, वो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि यहाँ से लाहौर भेजना और इस्लामाबाद भेजना। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी डर से अपने बच्चे को आगे नहीं पढ़ा पाते, एक तो आउट ऑफ सिटी के एक्सपेंसेस अलग से, पढ़ाई के एक्सपेंस अलग से, उसका वहाँ रहना और यहाँ एक घर उसका यहाँ होना एक वहाँ होना है। और दीगर शहरों की लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। लाहौर के हवाले से बात कर बहुत सारी वजूहत है कि हमें मज़ीद इदारों की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जिस तरह हमारे यहाँ मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट कहती है, तो उससे आगे भी गवर्नमेंट को चाहिए कुछ अकोमोडेट करे, कुछ फैसिलिटेट करे। कुछ बच्चे तो स्कॉलरशिप हासिल करके फ्री एजुकेशन ले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो एवरेज होते हैं पढ़ाई में, बिल्कुल इस तरह से। और एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी पॉलिसीज़ में ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एजुकेशन के हवाले से ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आनी चाहिए जिसमें फीडबैक अप्रोच भी शामिल हो, जिसमें ऐसी तमाम तर चीज़ें मौजूद हों जो कि जदीद एजुकेशन के तकाज़ों को